everyone and welcome to Dune Officers Academy. We are continuing the topic jumbled sentences. इससे पहले हम कुछ previous year के question already attempt कर चुके हैं and in those question I have told you how to solve those questions. कई बार questions ऐसे होंगे जिसमें आपको initial sentence किस तरीके से start होगा वो दिया होगा and then the four options, right? कि P, Q, R, S करके या A, B, C, D करके series दे रखी होगी and then there are four options given to you कि correct sequence क्या होना चाहिए. कई बार sentence directly आपको P, Q, R, S चार आपको सेंटेंस दिए गए हैं इन अ जम्बल्ड फॉर्म एंड यू हैव टू फ्रेम द राइट सीक्वेंस. इनिशियल कई बार आपको दिया जाता है और एंडिंग सेंटेंस दिया जाता है एंड दे आर कंपैरेटिवली लॉन्ग क्वेश्चंस है ना. इस जो आपके पहले आते हैं जिसमें आपको सिर्फ सीक्वेंस देखना है वो आपके सेंटेंसेस छोटे होते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपके इनिशियल स्टार्टिंग और आपका एंडिंग सेंटेंस दे रखा है वो आपके थोड़े बड़े सेंटेंस आते हैं, राइट. जो आपको चार जम्बल सेंटेंस दिए गए हैं वो ऑप्शंस थोड़े बड़े होंगे. आज भी हम कुछ और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और ये सारे ऑलरेडी एनडीए एग्जामिनेशन में आ चुके हैं. वेदर वी टॉक अबाउट द एनडीए एग्जाम और द सीडीएस एग्जाम, दोनों में ही आपके ये क्वेश्चंस हमेशा से ही आते हैं, राइट. एक दो आपके टॉपिक है जो कभी आते कभी नहीं आते, जैसे कि पहले आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इतने नहीं आते थे, लेकिन अभी जो आप एग्जाम्स देखोगे इन द न्यू पैटर्न डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीडीएस में आना शुरू हो गया. सो लेट अस अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस व्हिच आर ऑफ जंबल सेंटेंसेस. तो पहला क्वेश्चन है बाय द टाइम आई फिनिश राइटिंग द ऑप्शंस. ठीक है, जो आपके चार जंबल सेंटेंसेस है एक बार वो फिनिश कर दो. ट्राई जो भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके बेसिस पे अपना खुद का एक आंसर जरूर रेडी रखिएगा एंड देन यू कैन match your answers with the one that we are going to solve. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं. So the first question is his uncle. अब ऑप्शन PQRS के फॉर्म में ऑप्शंस दिए जा रहे हैं. For success in life, always advised his son who was a self-made man to depend on his own efforts. Now if you look at the question, ठीक है, क्वेश्चन का जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं पहले तो उसको पढ़ो. क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द सेंटेंस स्टार्ट फ्रॉम हिज अंकल. ठीक है, अब इसके बाद का सीक्वेंस क्या होगा ये आपको पता करना है. तो पहला क्या है? फॉर सक्सेस इन लाइफ ऑलवेज एडवाइज्ड हिज सन हु वाज अ सेल्फ मेड मैन टू डिपेंड ऑन हिज ओन एफर्ट्स. अब आपके सेंटेंस में क्या, हु वाज अ सेल्फ मेड मैन. ठीक है, अगर कोई सेल्फ मेड मैन है, राइट, समवन हु हैज अचीव्ड अ ग्रेट सक्सेस इन देयर लाइफ, तो वो ही एडवाइस कर सकता है बेस्ड ऑन हिज और हर विजडम और द एक्सपीरियंस, है ना. अगर मान लो कोई एक आपका फेलो स्टूडेंट है कोई, ठीक है, वो आपको सजेशन दे रहा है, लेकिन अगर कोई आपके टीचर है वो सजेशन दे रहा है तो आप टीचर के सजेशन ज्यादा मानोगे. क्यों? बिकॉज दे आर द वन हु आर मोर एक्सपीरियंस्ड, है ना, उनको ज्यादा नॉलेज है, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, राइट. तो जो यहाँ पे एक आर वाला जो आपको सेंटेंस दे रखा है, हु वाज अ सेल्फ मेड मैन. नाउ हु वाज द सेल्फ मेड मैन? ऑब्वियसली हिज अंकल. दैट इज द व्हाई ही इज एडवाइसिंग, है ना. सलाह आप किस बेसिस पे देते हो कि भाई अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है, कोई तजुर्बा है, किसी बात के प्रायर नॉलेज है, उसके बेसिस पे तो कोई आप एडवाइस दोगे. तो अगर ऑप्शन की अगर हम बात करें, हिज अंकल हु वाज अ सेल्फ मेड मैन. ठीक है, अच्छा लेट मी जस्ट राइट डाउन द ऑप्शन फर्स्ट. पहला ऑप्शन है SQPR. सेकेंड ऑप्शन जो आपको दे रखा है दैट इज RQSP. थर्ड ऑप्शन है आपका PRSQ एंड द लास्ट ऑप्शन इज QPSR. ठीक है, अब देखो सेंटेंस शुरू किससे हो रहा है? हिज अंकल. अब अंकल के बारे में बात की गई है तो उसके लिए सबसे आप नेक्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए? हु वाज अ सेल्फ मेड मैन, है ना. अंकल के बारे में बात कर रहे हैं तो चलो ये चीज तो क्लियर होगी, हिज अंकल हु वाज अ सेल्फ मेड मैन. तो सबसे पहले आपका क्या ऑप्शन आना चाहिए? आर आना चाहिए. अब ऑप्शन देख लेते हैं, आर किस में शुरू हो रहा है? पहले में नहीं हो रहा. बी एक है जिसमें आर से शुरू हो रहा है. CPRS नहीं. ठीक है, अगर आप
देखो हमने सिर्फ एक चीज जंबल सेंटेंस में हमने सिर्फ एक चीज हमने सॉल्व की कि भाई पहला सेंटेंस आर से शुरू होना चाहिए और एलिमिनेशन के मेथड से ही हमारा आंसर एक बिल्कुल क्लियर आ गया। ठीक है, अब चेक कर लेते यही है कि नहीं है। राइट, हिज अंकल हु वाज अ सेल्फ मेड मैन। अब अंकल के बारे में बात की गई है, शुरू किससे हो रहा है, अंकल से, एंड देन वी हैव उनके बारे में हमने एक चीज बता दी कि ही वाज अ सेल्फ मेड मैन, फॉलोड बाय अब क्या किया उन्होंने, व्हाट एक्शन दैट द अंकल अंडरटुक, क्या किया होगा उन्होंने। His uncle who was a self-made man always advised his son। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एडवाइस किया होगा, तो इसके बाद क्या आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, always advise his son। क्या एडवाइस किया है, to depend on his own efforts। ठीक है, followed by S for success in life। ठीक है, ऑप्शन में यही है RQSP। ठीक है, जंबल सेंटेंस जो होते हैं, एक बार आप सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है वो आप समझ लोगे तो सीक्वेंस बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। राइट, तो द बेस्ट मेथड फॉर द जंबल सेंटेंसेस इज एलिमिनेशन मेथड। इनफैक्ट एलिमिनेशन मेथड सिर्फ इसके लिए ही नहीं, लेकिन आपके कोई भी आपके ऑप्शंस हैं, जो सबसे एफिशिएंट मेथड एलिमिनेशन मेथड अगर आप यूज कर सकते हो किसी में, तो वो आपके ये हो जाता है एटलीस्ट 50% जो आपके, क्योंकि दो ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो रॉन्ग होंगे, तो 50-50 तो एटलीस्ट ये तो है कि अब आप 50% क्लोजर टू द आंसर। राइट, तो जहां पे हो सके एलिमिनेशन मेथड जरूर लगाइएगा। तो पहला अगर आप देखोगे, हिज अंकल हु वाज अ सेल्फ मेड मैन always advised his son to depend on his own efforts for success in life। ठीक है, यही तो लॉजिकल सीक्वेंस है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द बी पार्ट। राइट, ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Next question is the doctor did not like the behavior of the patients who was very competent in his profession PQR when they talked at length। लास्ट ऑप्शन है आपका अबाउट देयर प्रॉब्लम, अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है RPSQ, सेकंड ऑप्शन है आपका SRPQ, थर्ड ऑप्शन इज QPRS और लास्ट ऑप्शन आपका क्या है PRQS। एक बार सारे ऑप्शन पढ़ो क्या क्या दिए जा रहे हैं। द डॉक्टर, ठीक है, द सेंटेंस स्टार्ट्स फ्रॉम द डॉक्टर फॉलोड बाय आपको सीक्वेंस दे रहेगा। फर्स्ट इज डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट हु वाज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन व्हेन टॉक्ड एट लेंथ अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मेन क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि देखो कभी भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, दे हैव मेनी पेशेंट्स, है ना, दे हैव टू सी मेनी पेशेंट्स इन अ डे। कई बार ये होता है कि डॉक्टर के सिर्फ विजिट्स ही नहीं है, कई बार डॉक्टर के ये होता है कि ओटी भी परफॉर्म करनी पड़ती है ना, तो डॉक्टर इज अ बिट ऑक्यूपाइड। तो पूरे सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है कि जो डॉक्टर है उनको क्या नहीं पसंद है कि जो कोई भी पेशेंट अगर उनके पास आ रहा है तो वो ज्यादा लेंथ में प्रॉब्लम ना बताए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप डॉक्टर को बहुत ज्यादा एकदम चीजें बताने, एक के बाद आप बहुत ज्यादा चीजें बताने लगते हो, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि हाँ ओके ठीक है ना, आपको ही ट्राइज टू मेक अ शॉर्ट कॉन्वर्सेशन विद यू, नॉट अ वेरी लेंथी वन। राइट, तो यही चीज आपके इसमें पार्ट में बोली जा रही है, द डॉक्टर। ठीक है, अब पहले वाले सेंटेंस में भी यही था, हिज अंकल, उसके बाद एक कोटेशन था, उनके बाद एक सेंटेंस था रिलेटेड टू अंकल। नाउ द डॉक्टर हु वाज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, है ना,
कॉम्पिटेंट का मतलब होता है समवन हु इज वेरी स्किल्ड, है ना। हम जब वर्ड्स मीनिंग वोकैबुलरी भी कर रहे थे उसमें ये वर्ड आया था कॉम्पिटेंट, उसमें क्या था कि आप किससे कंपटीशन करोगे, राइट। कभी भी कंपटीशन में जो अच्छा स्कोर करते हैं समवन हु इज स्किलफुल, है ना। बहुत बार पेपर होता है कि आपको इंटेलिजेंट से ज्यादा क्या होना जरूरी है, यू मस्ट बी स्किलफुल। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि यू मस्ट बहुत सारा नॉलेज होगा आपको, लेकिन एग्जाम में तो वही नॉलेज काम आएगा जो आपके जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट है वो बहुत अच्छा है लाइफ साइंस में या फिर केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, लेकिन अगर क्वेश्चन आपका जनरल स्टडीज का है तो उसको सारी चीजें पता होनी चाहिए रेदर देन जस्ट फिजिक्स, और जिसमें उसने डिग्री ले रखी है ना। तो डॉक्टर, उसके बाद डॉक्टर के बारे में एक आपका स्टेटमेंट है, हु वाज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन। तो हमें ये चीज पता चल गई द डॉक्टर के बाद क्यों आना चाहिए, ठीक है। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं। अगेन इसमें भी वैसी है जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था कि बस एक ही है जो क्यू है, ठीक है। तो आपके ये तो एलिमिनेट हो गए, पर ऐसा नहीं है कि कई बार आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, लेकिन इनको चेक जरूर करना, ठीक है। जस्ट हैव अ ब्रीफ लुक एट देम कि ये हो तो नहीं रहा है। एक बार अगर आपको एलिमिनेशन से आंसर भी मिल गया तो दूसरा ऑप्शन भी ऐसे नहीं कि बिल्कुल देखो ही मत, थोड़ा एक बार देख जरूर लेना, राइट। तो आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डॉक्टर हु वाज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, ठीक है। द डॉक्टर हु वाज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन, राइट। उसको क्या नहीं पसंद होगा, डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। कैसा बिहेवियर पसंद नहीं है, व्हेन दे टॉक्ड एट लेंथ, है ना। कि अगर मान लो डॉक्टर जो है वो बैठ के अगर सिर्फ पेशेंट से सिर्फ बातें कर रहा है, उनकी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहा है, तो जो बाहर जो पेशेंट है, राइट, उनको कब अटेंड करेगा, है ना। तो इसीलिए हमेशा जो कॉन्वर्जेशन की जाती है डॉक्टर के द्वारा, इट इज अ कट शॉर्ट कॉन्वर्जेशन, है ना। ज्यादा वो आपके बहुत लेंथ में, अनलेस इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि भाई आपको पेट में दर्द हो रहा है और आप दुनिया भर की बातें बता रहे हो कि भाई मतलब राइट नाउ आई एम गोइंग थ्रू अ फेज इन माय लाइफ जहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रेस है, ये है वो है ना। तो वो लेंथ में ज्यादा बात नहीं की जाती है, राइट। कट शॉर्ट कॉन्वर्जेशन की जाती है। तो पहला हमें सीक्वेंस क्या मिल गया, क्यों पहले आना चाहिए। एक डॉक्टर के बारे में एक स्टेटमेंट है, द डॉक्टर हु वाज नॉट सॉरी हु वाज वेरी कॉम्पिटेंट इन हिज प्रोफेशन। कॉम्पिटेंट समवन इज वेरी स्किलफुल, ठीक है। अपने प्रोफेशन, कहते हैं ना कि भाई अपना काम जानते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको अपना काम करना आता है, राइट। तो दे आर स्किलफुल इन देयर प्रोफेशन। तो इसके बाद शुड बी फॉलोड बाय क्यू। क्या नहीं पसंद था उसको, डिड नॉट लाइक द बिहेवियर ऑफ द पेशेंट। क्या कर रहे हैं पेशेंट, when they talked at length followed by r, एक ही ऑप्शन बच जाता है s, about their problems, ठीक है। तो यही है ना आपका QPRS, ठीक है। एलिमिनेशन के थ्रू अगर आपको एक करेक्ट आंसर भी मिल रहा है तब भी जो आपके बाकी के ऑप्शन है ना वो एक बार जरूर देखना, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंबल सेंटेंसेस आप जितने प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। मेनी अ टाइम स्टूडेंट्स फोकसेस अपॉन स्पीड कि भाई मुझे तो जल्दी से जल्दी आंसर निकालने हैं, पर जरूरी क्या है, एक बार आप करेक्ट आंसर निकालना सीख गए हो तो उसके बाद क्या होता है आपकी स्पीड बढ़ती जाती है। मैथ्स में भी अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, है ना। मान लो कोई एक क्वेश्चन है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी हो सकता है, आपका ठीक है, आप उसको बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब तक आप एक्यूरेट आंसर नहीं निकालोगे तो तब तक आपके क्या है कि तब आपकी स्पीड मैटर नहीं करेगी, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे एक्यूरेट आंसर निकालोगे उससे क्या होगा, आपका स्पीड खुद ही बढ़ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम लीडरशिप in culture, in military situations, and in face-to-face small groups, when they, sorry,
leadership has wide range of expressions. To leadership in पॉलिटिक्स। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे हैं, RSQP, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है PQRS, RPSQ, लास्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, SQ R और P। ठीक है, अब देखो जरा सारे सेंटेंस जो है एक बार पढ़ो और एक बार खुद आंसर भी जरूर निकालना, राइट। आपको टाइम चाहिए, पॉज द वीडियो, ठीक है, लेकिन खुद का एक आंसर आपका रेडी रहना चाहिए। अब आ जाते हैं कि आपका सेंटेंस बोल क्या रहा है। फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर इन मिलिट्री सिचुएशंस एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। अब देखो क्या बोला जा रहा है, लीडरशिप के बारे में बात की जा रही है कि लीडरशिप क्या है, वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक कल्चर में या फिर सिर्फ एक लाइफ के एस्पेक्ट में लीडरशिप की जरूरत होती है, हर एक उसमें आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, स्कूल में आपका गेम्स का पीरियड होता है ना, तो आपने कोई गेम खेला, उसमें भी एक कैप्टन होता है, राइट, द वन हु टेक्स द डिसीजन। आप क्रिकेट देखते हो, राइट, आजकल फीफा चल रहा है, तो आप भी उसमें क्या देखते होगे, एक कैप्टन या एक हेड जरूर होता है, राइट। उसको क्यों बनाया जाता है, बिकॉज दैट इज द लीडर। ठीक है, लीडरशिप क्या करती है, कई बार मेनी अ टाइम्स आपका अगर एक ग्रुप है तो वो एक कंसेंसस पे नहीं आ पाता है कि भाई क्या बोलते हैं, सहसम्मति नहीं बनती उनकी ना कि यही चीज करनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई लीडर ने कोई बात बोली कि भाई हम ये चीज करेंगे, कई बार ऐसे नहीं कि पूरा ग्रुप एग्री करेगा, लेकिन क्योंकि लीडर ने बात की है और जो लीडर है ही एस्पायर्स टू हैव अ गुड फॉर्च्यून या फिर टू गुड फेथ, या फिर गुड फेथ में वो काम कर रहा है ना, भले के लिए काम कर रहा है, फॉर द वेलबींग ऑफ द टीम मेंबर्स, तो सबका विश्वास है उसमें। तो इसमें बेसिकली किसके बारे में बात की जा रही है, लीडरशिप के बारे में। अब जो बाकी ऑप्शन आप देखोगे तो उसमें क्या है, अलग अलग रेंजेस बताइए। तो सबसे पहले कुछ आप इंट्रोड्यूस तो करोगे, तो वो इंट्रोडक्टरी जो आपका सेंटेंस होगा वो किस में पता चल रहा है, एक बार सारे सेंटेंस पढ़ के ये बताओ कि जो आपका इंट्रोडक्शन दे रहा है ना। आप जब राइटिंग पार्ट भी कर रहे थे, जब हमने राइटिंग पार्ट सीखा था, वेदर इट वाज द फॉर्मल राइटिंग, यू ऑलवेज स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, कंपोजिशन की बात करूं मैं या किसी की भी बात करूं, एक इंट्रोडक्शन जरूर देते थे। सो व्हाट इस पूरे सेंटेंस में जो आपको ऑप्शन दे रखे, कौन सा एक है जो आपका इंट्रोड्यूस कर रहा है, लुक एट द आर। ठीक है, आर वाला जो आपका सेंटेंस है, आई होप बोर्ड आपको दिख रहा है ना, आर वाला अब दिख रहा होगा। ठीक है, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, है ना। एक्सप्रेशन मिलिट्री में भी होते हैं, पॉलिटिक्स में भी होते हैं, कुछ आपके कल्चरल एस्पेक्ट्स है, कुछ आपके अलग अलग रेंज बताई गई है। तो रेंज पहले आप यही तो इस तरीके से तो इंट्रोड्यूस करोगे कि लीडरशिप की अगर बात करें तो उसके इट हैज अ वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन, सो द सेंटेंस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम आर। अब देखो आर से कहां शुरू हो रहा है, दो ऑप्शन है इसमें, ठीक है, तो मतलब बी और आपका डी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। अब देखो ए वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें क्या है, एस, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स। जब हम आर के बाद एस वाला सेंटेंस बना रहे तो एक सीक्वेंस नहीं बताए, एक सीक्वेंस नहीं बन रहा है ना। कल भी जब जो हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किए जंबल सेंटेंस के, तो उसमें मैंने एग्जांपल दिया था स्टोरी का। स्टोरी में क्या होता है, एक बिल्डअप होता है, उसी तरीके से सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हो तो सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, धीरे धीरे चीजें बिल्डअप की जाती है। तो लेकिन इफ आई विल राइट एस आफ्टर द आर सेंटेंस, ठीक है, आर में क्या बोला जा रहा है, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स, ये तो साथ में नहीं जाएंगे, राइट। तो आर के बाद एस नहीं होना चाहिए, लेकिन ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, आर के बाद एस दे रखा है, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, वो है आरपीएस क्यू। ठीक है, अब आर के बाद एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, है ना, आर के बाद क्या है, पी, लीडरशिप हैज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर। ठीक है, जब हम प्रेपोजिशन पढ़ रहे थे,
ठीक है, हमने अलग अलग टाइप के प्रेपोजिशन पढ़े थे ना, और उसमें हमने फ्रॉम का, फॉर का, इन सब का भी यूसेज पढ़ा था। फ्रॉम के बाद क्या होता है, टू, है ना। सी, ऐसा नहीं है कि जो आपके ग्रामर है सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रामर में आपका इस्तेमाल होंगे, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे भी तो काम आ गया ना, फ्रॉम के बाद टू आना चाहिए। तो ये बात तो हमें एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि सबसे पहला जो आपका सीक्वेंस होगा वो आर होगा। फ्रॉम और टू आ गया ना यहाँ पे। वाइड रेंज है ना, रेंज आप कैसे बताते हो? अगर मान लो आपकी कोई भी इवेंट चल रहा है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल एथलेटिक्स में आपका रनिंग कोई इवेंट है ना, तब भी आप बताते हो ना कितने से कितना डिस्टेंस, राइट। कभी भी आपको रेंज बतानी होती है तो कोई स्टार्टिंग की रेंज होती है, एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक एंडिंग पॉइंट होता है। तो इसमें भी तो इनिशियल या फिर क्या है, स्टार्टिंग रेंज आपने क्या बताई है, लीडरशिप इज वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम लीडरशिप इन कल्चर टू लीडरशिप इन पॉलिटिक्स इन मिलिट्री सिचुएशन एंड इन फेस टू फेस स्मॉल ग्रुप्स, ठीक है। फ्रॉम टू रेंज क्या है, देखो इसी तरीके पहले वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, और उसके बाद जो पहला वाला सेंटेंस है उसके बाद जो आपका सेंटेंस फॉलो किया गया है ना, तो उन दोनों में एक कनेक्शन होना चाहिए, राइट। तो आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, आर के बाद क्या आएगा, पी आएगा, ठीक है। फ्रॉम वाला स्टेटमेंट आ गया, टू वाला स्टेटमेंट आ गया, एक आपका लास्ट बच रहा है क्यू, आर पी एस क्यू, ठीक है। इतना क्लियर है? इसके साथ ना आंसर जरूर देते जाना, राइट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, सी वाला, विच शुड बी आर पी एस क्यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये जो भी क्वेश्चन है ना, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये है कि आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ आपके प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन भी आप सॉल्व करोगे, कोई भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करके जाओ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, he sat glancing occasionally peering through the window at the figure of the old woman. This is old. Until he was chilled with the cold, ठीक है। अब ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखे, ये दिख रहा है ना नीचे का, अच्छा ओके। पहला ऑप्शन है पी एस आर क्यू, सेकेंड ऑप्शन है आपका क्यू आर पी एस, थर्ड ऑप्शन है एस पी आर क्यू, और लास्ट ऑप्शन है आपका पी आर एस क्यू, ठीक है। Now go through the option. He sat glancing occasionally. ऑप्शन दिख रहे हैं ना, he sat, पहला ऑप्शन आपका glancing occasionally, peering through the window at the figure of the old woman until he was chilled with the cold, ठीक है। चलो आंसर क्या आना चाहिए इसमें, अच्छा दो ऑप्शन है जो पी से स्टार्ट हो रहे हैं, he sat glancing occasionally, then followed by s, glancing occasionally until he was chilled with the cold at the figure of the old woman, तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ठीक है। करेक्ट सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है, राइट, मतलब नहीं निकल के आ रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या है, पी आर एस क्यू, पी ग्लांसिंग ओकेशनली एट द फिगर ऑफ द ओल्ड वुमन until he was chilled with the cold, peering through the window, ये ऑप्शन भी नहीं जा रहा। अब आ जाते क्यू आर पी एस पे, he sat peering through the window
At the figure of the old woman, glancing occasionally until he was chilled with the cold. ठीक है, कुछ सेंस बन रहा है. लास्ट एक और ऑप्शन क्या है? SPRQ. He sat until he was chilled with the cold, glancing occasionally at the figure of the old woman peering through the window. ठीक है, एक ही ऑप्शन आपका सही है, बी पार्ट. ठीक है, अब he sat peering through the window at the figure of the old woman, glancing occasionally until he was chilled with the cold. ठीक है, क्या कर रहा है वो? बैठ के बाहर देख रहा है, खिड़की के बाहर देख रहा है, और ग्लांसिंग ओकेशनली. ठीक है, देयर वाज एन ओल्ड वुमन. ठीक है, उसको वो क्या कर रहा है? ही इज ग्लांसिंग. ग्लांस का मतलब होता है एक नजर, जब आप मारते हो ना किसमें, कई बार आपको कुछ ऐसे चीज देख बोलते हैं ना, हैव अ ग्लांस. इसका मतलब क्या है? कि एक नजर मार लो. राइट, ग्लांसिंग ओकेशनली मतलब कभी मान लो कि आप बाहर देख रहे हो, तो कभी कुछ बहुत सारी चीजें है ना, ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है. अगर कोई भी चीज मूव कर रही है ना, तो हमारा ध्यान एकदम से जाता है. राइट, सो दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी. फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप देखोगे कि टीचर पढ़ा रहे हैं, सब बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे कोई एंटर करता है ना, सबकी नजर वहां पे जाती है. क्यों? क्योंकि ह्यूमन हमारे जो ब्रेन है वो इसी तरीके से फंक्शन करता है कि मूवमेंट को हम बहुत जल्दी से डिटेक्ट करते हैं ना, तो हमारा बिल्कुल ध्यान जाता है. राइट, इसीलिए कई बार सुनसान जगह पे आप जाते हो ना, तो एकदम शांति है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है आपकी, बिल्कुल वहां पे ध्यान जाता है. बिकॉज दैट इज हाउ वी आर बिल्ड अप, हमारी साइकोलॉजी ऐसी है. तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आना चाहिए? QRPS. ठीक है, अब इस वाले उसमें क्या किया हमने? सारे ऑप्शन देख लिए. जरूरी नहीं है आपको हर जंबल सेंटेंस में सारे ऑप्शन देखने की जरूरत पड़े, क्योंकि ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा था कि दो आपके सेम थे, तो इसीलिए दो चेक कर लिए हमने, है ना. अब जब दो चेक कर लिए, तो एक और चेक कर लेते हैं. राइट, तो जो एक बच गया, तो या तो वो होगा या तो नहीं होगा. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? QRPS. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. Next question is, everyone acknowledges when he considers the case calmly. Who knows you that you have been wronged? ऑप्शन क्या दे रखे आपको? RSQP, फिर है ऑप्शन आपका RPSQ, ये ऑप्शन है आपका PQRS, और लास्ट ऑप्शन है, ये नीचे लिख देते हैं, QRPS. ठीक है, अब जरा ऑप्शन सारे पढ़ो. Everyone acknowledges when he considers the case calmly. Who knows you that you have been wronged? ठीक है, अब देखो who के बाद, राइट, हम जब रिलेटिव प्रोनाउन भी पढ़ रहे थे, तो या फिर एडवर्ब भी पढ़ रहे थे, तो who है ना, who किससे रिलेट कर रहा है? दैट से. यहाँ पे who knows you that you have been wrong. ठीक है, who के बाद ये वाला स्टेटमेंट आना चाहिए. ठीक है, मीन्स ये दो रिलेटेड है. राइट, अब पहला ऑप्शन क्या है? Everyone who knows you acknowledges that you have been wronged when he considers the case calmly. ठीक है, everyone who knows you, ये हो जाएगा R, acknowledges P, that you have been wronged, फिर लास्ट एक Q बच रहा है. ठीक है, ऑप्शंस देख लेते सारे. RSQP, everyone who knows you
that you have been wronged, when he consider the case calmly acknowledges. ठीक है, सेंटेंस का सही सेंस नहीं बन पा रहा है ना, राइट? इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस का जो मेन मतलब निकल के आना चाहिए, राइट? इट्स अ बिट एब्सर्ड, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर है QRPS, when he everyone when he considers the case calmly। अब देखो ये रिलेट नहीं कर पा रहे हो, everyone when he considers the case calmly, ठीक है? this sounds more of a instruction, है ना? everyone when he considers the case calmly, तो everyone के साथ आपका क्यों नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। फिर आता है आपका RPSQ, अच्छा हमारा भी ये RPSQ। आर ऑप्शन क्या है, हु नोज, चलो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके। PQRS, P ऑप्शन क्या है, everyone acknowledges when he considers the case calmly, who knows you। अब देखो यहाँ पे ना Q है when he considers the case calmly, who knows you, एक करेक्ट सीक्वेंस जो होना चाहिए ना वो नहीं हो रहा है, ठीक है? तो आपको क्या है कि Q के बाद R नहीं आएगा, तो ये वाला इसकी वजह से गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बच रहा है मेरे पास, RPSQ, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं आज के सेशन में। चलो ये वाला क्वेश्चन ना आप एज अ होमवर्क करना, ठीक है? और नेक्स्ट सेशन में ये आंसर डिस्कस करेंगे हम, ठीक है? आई होप, और ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो क्वेश्चन ना अटेम्प्ट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आफ्टर द अर्थक्वेक tremors, the TV showed a haggard man, ठीक है? अब ऑप्शन आपको क्या दे रखे हैं, फर्स्ट इज, सॉरी पी होगा ना, shaking his fist at the sky, shaking his fist at the sky, clambering over the ruins, आर ऑप्शन है आपका and collapsing with a howl of revolt, of his house and factory, ठीक है? अच्छा इसके ऑप्शन है आपके SRQP, बी ऑप्शन है आपका QSPR, लास्ट ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन है PQRS, और जो लास्ट ऑप्शन आपको दे रखा है RPSQ, ठीक है? ये अटेम्प्ट जरूर करना है एक बार होमवर्क में, ठीक है? आफ्टर द अर्थक्वेक ट्रेमर्स द टीवी शोड अ हैगर्ड मैन। हैगर्ड का मतलब होता है समवन हु इज वेरी एग्जॉस्टेड, है ना, जो बहुत ज्यादा थक चुका है, वेरी टायर्ड। एक और वर्ड होता है हैगर्ड के लिए, टीडियस, है ना? आई गेस ये एक बार आया भी है, एक दो बार आया है ये प्रीवियस ईयर में। अब ये एनडीए में आ रखा है, सीडीएस में ये मुझे याद नहीं, बट टीडीएस वर्ड आते हैं और 2-3 बार तो आए हैं ये, ठीक है? तो हैगर्ड का अगर एक और सिनोनिम की अगर बात करें तो इट इज टीडीएस, समवन हु इज वेरी टायर्ड, वेरी एग्जॉस्टेड, ठीक है? तो हैगर्ड जो बहुत थका हुआ दिख रहा है। शेकिंग हिज फिस्ट एट द स्काई, क्लैम्बरिंग ओवर द रून्स। क्लैम्बर का मतलब होता है, रून्स का मतलब होता है जब कोई चीज बर्बाद हो जाती है। क्लैम्बरिंग ओवर द रून का मतलब है कि कोई भी चीज जो बर्बाद हो रही है ना, तो उसके ऊपर वो चढ़ने के लिए ट्राई कर रहा है,
ठीक है, विद ग्रेट डिफिकल्टी, है ना। अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग है वो कोलैप्स हो गई है और उसके ऊपर आप चढ़ रहे हो तो आपको दिक्कत होगी चढ़ने में, तो क्लैम्बरिंग का मतलब होता है कि जब आपको दिक्कत हो चढ़ने में, ठीक है। एंड कोलैप्सिंग विद द हाउल ऑफ रिवोल्ट, राइट। आप कई बार क्या करते हो कि बहुत बार कोई चीज आप ट्राई कर रहे हो, है ना, तो आप लेकिन क्या होता है कि लास्ट में आप वो चीज कर नहीं पा रहे हो, है ना। सो दैट इज अ हाउल ऑफ रिवोल्ट, है ना। आप करते हो ना, क्यों नहीं हो रहा है ये, राइट। यू एक पार्ट आपका वन मिक्स्ड इमोशंस आप फील करते हो, यू आर सैड, ठीक है, एट द सेम टाइम यू आर एंग्री ऑल्सो। ऑफ हिज हाउस एंड फैक्ट्री, ठीक है, तो इसका आपको सीक्वेंस बताना है जो अभी तक जंबल सेंटेंसेस किए हैं, एंड जो आपका यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है ना ऑप्शन में, आई थिंक अगर आपने क्वेश्चंस देखे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो आप होमवर्क में करना, कल ये हम डिस्कस भी करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको दून ऑफिसर्स अकेडमी के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करने हैं तो जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिए गए हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दोज नंबर फॉर योर रजिस्ट्रेशन। और जो भी क्वेश्चंस कराए जाते हैं ना, एक बार अटेम्प्ट जरूर करना। आज का जो क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आप क्वेश्चंस नोट डाउन करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, एक बार आप ले लीजिए, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।